आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। एक ऐसा शब्द आज़ादी यानी स्वतंत्रता जिसके बिना आज हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमें खाने पीने रहने, एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा करने, किसी भी व्यवसाय को करने, रोजगार करने, सभी की स्वतंत्रता आज हमें प्राप्त है। अगर हम पिछले वर्षों में जाएं, 100 साल पहले, 150 साल पहले का इतिहास अगर हम अपने भारत का देखें तो ये सभी स्वतंत्रता या ये आज़ादी भारत के लोगों को नहीं थी। विचार कीजिए, सोचिए कि यदि हम पर इस तरह की बंदिशें होती तो हमारा जीवन किस तरह से होता। यदि आज हमारे माता पिता या बुजुर्ग हमें किसी चीज़ के लिए टोकते हैं तो हमें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं हर काम करने के लिए। और वो स्थिति आज से कुछ वर्षों पहले देखने को मिलती है। एक बंधन, एक किसानों की अगर दृष्टि से देखें तो किसानों पर उनसे टैक्स लिया जाता, बेगार ली जाती और किसान गरीब और गरीब होता चला जाता। उद्योग धंधे ठप हो गए, व्यक्ति को अपना जीवन जीने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। यानी इस आज हम जिस दौर में हैं, जिस स्थिति में हैं, यहाँ तक हमें पहुँचाने में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा है, हम धन्य हैं कि ऐसे हमारे भारत के लोग रहे जिन्होंने आज हमें ये दिन देखने को दिया है। तो इसी कड़ी में हमने चर्चा की कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ पर आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर स्थापित हो गई और वो धीरे धीरे व्यापार करने आई और व्यापार के बाद उन्होंने यहाँ बाजार कायम कर लिया, उपनिवेश कायम कर लिया और भारत पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। यानी कि भारतवासियों की स्वतंत्रताएं छीन ली, आज़ादी छीन ली। यहाँ से शुरुआत हुई कि 1914 में हमने पढ़ा कि 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यानी भारत जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस युद्ध से क्या हुआ कि भारत की दुर्दशा और अधिक हो गई, यानी कमजोर हो गई जो स्थिति थी। व्यक्ति और गरीब होता चला गया, किसानों को टैक्स देना पड़ा, भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरह की स्थिति जो थी वो भारत में देखने को मिली। उद्योग धंधे हर तरह से ठप हो गए। यानी हर व्यक्ति में उस समय रोष था ब्रिटिश सरकार के विरोध में कि हमें इन्हें देश से बाहर खदेड़ना है, देश से बाहर निकालना है। और वहीं एक नाम आया महात्मा गांधी का। हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी 1915 में जब वो भारत लौटे और भारत लौट करके जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया और वहाँ वो सफल हुए उस रंग भेद नीति के विरोध में, तो भारत में उन्होंने आकर के 1917 और 18 में उन्होंने कई जो विद्रोह हुए उनमें भी उन्होंने अपना सहयोग दिया, उसका नेतृत्व किया। जैसे हमने पढ़ा चंपारण में खेड़ा और अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वहां पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया और सफल हुए। और इसी के साथ साथ जब वो यहाँ सफल हुए तो एक नया और उन्हें अवसर मिला एक बड़ा आंदोलन करने का। अब इसी क्रम में हम एक घटनाक्रम पर चर्चा कर लेते हैं कि जब 1900 रोलेट एक्ट की बात आती है 1919 की, 18 में युद्ध हो गया और जब भारत के जो लोग हैं वो हर तरह से ब्रिटिश सत्ता के विरोधी हो गए तो आंदोलन होने लग गए। तो अब डर किसको हो गया? ब्रिटिश सरकार को कि ये आंदोलन कहीं बड़ा न हो जाए और हमें देश से बाहर ना निकाल दिया जाए। वो उन राजनीतिक क्रियाओं से, उन विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने एक ऐसा नियम बना दिया, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी वहां पर एक इस तरह का एक्ट लागू कर दिया जिसे कहा गया रोलेट एक्ट 1919 में। ये रोलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के उस व्यक्ति को कि 2 साल तक उसे जेल में रखा जा सकता था, उस व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए। अगर उस पर संदेह हो गया, उसको गिरफ्तार कर लिया और ना उस व्यक्ति को किसी तरह का अपील करने का अधिकार नहीं था, यानी किसी तरह की वो दलील नहीं दे सकता था, ना अपना पक्ष रख सकता था वकील के माध्यम से, यानी ना अपील, ना दलील और ना वकील, यानी किसी भी तरह से अपना पक्ष रखने की अनुमति उसे नहीं थी। इस तरह का एक्ट जो है वो पास कर दिया गया 1919 में, जिसे कहा गया काला कानून। क्योंकि इसका विरोध हुआ, इस तरह का एक्ट पास हो जाने से क्या नुकसान था कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था।
तो इसका विरोध किया गया, इसे काला कानून कहा गया और इसी को दूर करने के लिए जगह जगह हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुए और इसी के साथ साथ अब योगदान आता है गांधी जी का कि रैली का आयोजन हुआ, जुलूसों का आयोजन हुआ, रेलवे सेवा जो है वो ठप कर दी गई, स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने हड़ताल कर दी। इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो रोलेट एक्ट के विरोध में देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ गांधी जी का आगमन हो गया और गांधी जी ने सब लोगों को इकट्ठा करके भारतवासियों को आह्वान किया कि इकट्ठा हो जाओ और एक देशव्यापी हड़ताल करो। तो इसी के अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को एक बड़ी हड़ताल का आयोजन किया गया गांधी जी के सहयोग से या इनके नेतृत्व में रोलेट एक्ट के विरोध में। हम देख सकते हैं इस चित्र में कि किस तरह की भीड़ जो है वो इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल को इकट्ठी हुई थी। तो इसी के साथ साथ गांधी जी के सहयोग से या उनके नेतृत्व से लोग इकट्ठे होते गए, विरोध किया गया, हड़तालें हुई, प्रदर्शन हुई और इसी के साथ साथ एक घटना हुई 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल की घटना ये थी कि अमृतसर में जुलूस निकाला जा रहा था इस रोलेट एक्ट के विरोध में और वहां पर गांव के अंदर गोलियां चला दी गई और जब गोलियां चलाई गई तो वहां लोग जब मारे गए तो इसी प्रदर्शन, इसी के विरोध में जो है वो लोग इकट्ठा हुए और इस आंदोलन ने और बड़ा रूप ले लिया और बड़ा रूप जब ले लिया तो यहाँ ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब ये मार्शल लॉ क्या था? मार्शल लॉ ये था कि यहाँ पर सेना को अधिकार दे दिया गया कि अगर कोई आंदोलन होता है, विद्रोह होता है या लोग इकट्ठे होते हैं तो आप बिना किसी सूचना के गोलियां चला सकते हो। तो ये अधिकार दे दिया गया जनरल डायर को, मार्शल लॉ लागू वहां पर कर दिया गया। और इसी के साथ साथ जो बड़े नेता थे जैसे गांधी जी, वो जब दिल्ली में प्रवेश करने लगे तो उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और इसी के साथ साथ पंजाब में भी इस तरह की घटनाओं का असर हुआ और पंजाब में 2 बड़े नेता जो थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया इस दौरान, इस रोलेट एक्ट के विरोध में जो आंदोलन था उसके दौरान। अब उसमें बात आती है कि जब 10 अप्रैल को अमृतसर में ये घटना हो गई, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, लेकिन खबर जो है वो सब जगह नहीं फैली कि भी मार्शल लॉ हो गया, लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। तो इसके विरोध में क्या हुआ, इन जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जब गोलियां चलाई गई तो इसके विरोध में और कुछ लोग, बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, वहां मेला लगा हुआ था तो कुछ मेले में लोग शामिल होने के लिए, कुछ अपने इस रोलेट एक्ट के विरोध में, कुछ ये जो नेता थे इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग स्थान पर। और उस मैदान में जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें ये सूचना नहीं थी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, गोलियां चलाई जा सकती है। और इसका जो सेनापति था वो था जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया, उसे एक मौका मिल गया, उसने उस मैदान के सभी दरवाजे बंद कर दिए और जो लोग थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। और इस गोलियों से आपको पता है इस घटना के बारे में कि वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो मरे, लेकिन बाद में इसको जो सरकार की जो नीतियाँ आई, सरकार का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत कम लोग दर्शाए गए, लेकिन यहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे गए। ये घटना कहलाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी के साथ साथ ये हमने देख लिया कि जनरल डायर ने गोलियां चलवाई और इस गोलियों में चलाई गई, लोग मारे गए। और इस हत्याकांड के विरोध में अब लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लोग जो है वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने हड़तालें की, हर जगह आंदोलन किए। तो इस पर सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की, ब्रिटिश सरकार ने, कि उन्होंने सोचा कि इन लोगों को आगे नहीं आने देना है, इन सत्याग्रहियों को दबाना है, इन उग्र राष्ट्रवादियों को दबाना है। तो उन्होंने क्या किया
कि जो लोग सड़कों पर उन लोगों को ये कहा कि आप सैनिकों को कहा कि घसीट घसीट के चलो, उनको नाक रगड़ने के लिए उनको इस तरह की बाध्य किया गया कि आप नाक रगड़ोगे, जब अंग्रेजी सरकार का कोई भी अधिकारी आएगा तो उसे जमीन पर लेटकर प्रणाम करोगे। तो आप यहाँ एक चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह इन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने लोगों की प्रतिक्रिया को दबाने के लिए लोगों सेना को, जो सैनिक जो होते थे उन्हें सड़क पर घसीट कर चलने के लिए बाध्य किया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देखने को मिलती है। अब इसके साथ साथ जब रॉलेट एक्ट हो गया, इस तरह के नियम बना दिए गए, कानून बना दिए गए, और इसके साथ साथ जब विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई, अब वो समय आ गया जब गांधी जी ने सोचा कि एक बड़ा आंदोलन तैयार किया जाए, एक बड़ा आंदोलन किया जाए जिसका नाम रखा जाए असहयोग। अब असहयोग शब्द कहाँ से आया कि गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा कि जब भी ये ब्रिटिश सरकार आई है तो वो आई है भारतीयों के सहयोग से। अगर भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश सरकार जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी, ये अपने पर जो अत्याचार कर रही है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। लेकिन उससे पहले एक नाम और आता है खिलाफत आंदोलन का, जो 1919 की घटना है, खिलाफत आंदोलन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर चर्चा कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 की घटना कि आपको याद होगा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि तुर्की साम्राज्य का भी विघटन कर दिया गया, यानी तुर्की जो शासन था वो भी समाप्त हो गया, उसकी हार हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तुर्की साम्राज्य का सबसे बड़ा जो नेता होता था, आध्यात्मिक नेता मुसलमानों का, जिसे कहा गया खलीफा, और ये जो खलीफा था ये पूरे मुस्लिम साम्राज्य का प्रतिनिधि होता था, और इस प्रतिनिधि का पद जो है वो भी समाप्त कर दिया गया कि खलीफा नहीं होगा, पद समाप्त कर दिया गया और तुर्की का विभाजन कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया। तो मुसलमानों को ये डर हो गया कि अगर खलीफा का पद समाप्त हो गया तो हमारा तो राजा चला गया, यानी कि हमारा सबसे बड़ा नेता, आध्यात्मिक नेता, वो भी समाप्त हो गया। तो इनके मन में भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ने की भावना जो है वो आ गई, विद्रोह करने की भावना आ गई। अब इधर ये तो एक मौका ये हुआ मुसलमानों का, और दूसरी तरफ गांधी जी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है हिंदू और मुसलमानों को एक करने का, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति रही शुरू से वो ये रही, फूट डालो और राज करो। और इसी के आधार पर 1909 के अधिनियम के अंतर्गत क्या कर दिया गया, मुसलमानों को अलग से चुनाव में प्रतिनिधित्व दे दिया गया, उन्हें अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया इस हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए। तो इस गांधी जी ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, अगर हिंदू और मुसलमान एक होकर के विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी से शुरुआत होती है। मुस्लिम व्यक्ति जो थे उन्होंने एक संघ बनाया, वो था खिलाफत समिति जो है उसका गठन किया। और इस खिलाफत कमेटी में कौन कौन शामिल थे, मौलाना आज़ाद, अजमल खां इसमें थे, मौलाना आज़ाद, अजमल खां, इस तरह के जो नेता थे उन्होंने बनाई खिलाफत कमेटी। अब खिलाफत कमेटी बना करके ये लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने और इसके साथ साथ मुसलमानों का जो नेता था खलीफा, उसके पद को पुनः बनाए रखने के लिए आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया और गांधी जी इसमें शामिल हो गए। और इसी के साथ साथ एक नाम आता है इसमें दो व्यक्तियों के, जिसमें आता है मुस्लिम नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके साथ मिलकर के गांधी जी ने जगह जगह देश का भ्रमण किया कि एक आंदोलन चलाना है और इस आंदोलन में सामूहिक रूप से इकट्ठा होने के लिए उन्होंने उन लोगों को नेतृत्व करने, उसमें शामिल होने के लिए
आह्वान किया और उन्हें एक करने के लिए जगह जगह घूमते रहे। अब उसके साथ साथ ये खिलाफत आंदोलन जो है वो इसको मान्यता दी गई। जब 1919 में कांग्रेस की जब बैठक हुई, पहले तो उसको मना कर दिया गया, लेकिन जब 1919 में कांग्रेस की नागपुर में अधिवेशन हुआ, हर साल उसकी बैठक होती थी, और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होगी और हिंदू और मुसलमान जो है वो एक होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ शुरू हो जाता है खिलाफत असहयोग आंदोलन 1919। तो इसका असर कहाँ कहाँ हुआ, इसमें क्या क्या कौन कौन सी हड़तालें हुई, कौन कौन सी लोग इसमें शामिल हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अभी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।